Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, इंटरमीडिएट फिजिक्स बाय उमेश मिश्रा नाम के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कूलम्स लॉ का ये हम लोगों का 5वां लेक्चर है। इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम लोग कितने डिटेल में सब्जेक्ट को पढ़ा है। हमारा उद्देश्य बोर्ड से लेकर के जेई, नीट, यूपी, टीयू सबको एक साथ कवर करना है। सिर्फ आपको करना क्या है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सारे वीडियो का इंफॉर्मेशन मिलता है। एक बात और, ध्यान से और हेडफोन लगा करके वीडियोस को देखें और उसी हिसाब से नोट डाउन करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको अपने घर पर रह करके उच्च स्तर की पढ़ाई मिले। आज का जो हमारा हेडिंग है वो परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी सापेक्ष विद्युतशीलता। हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि दो आवेश Q1 और Q2 हैं, एक दूसरे से r दूरी पर है, तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल F बराबर के Q1 Q2 अपन r स्क्वायर होगा। जहां हम लोगों ने कहा था कि भाई ये बल ईमानदारी वाला बल नहीं, गुरुत्वीय बल में कैपिटल G आता था जिसका मान नियत रहता था। यहाँ पर जो नियतांक K आता है वो माध्यम पर निर्भर करता है। K जो है नियतांक माध्यम पर निर्भर करता है, यानी कि दो आवेश Q1 Q2 है, उतनी ही दूरी r पर रखें। एक माध्यम है तो बल कुछ और लगेगा, इसके बीच का माध्यम बदल गया तो बल का मान भी बदल जाएगा, तीसरा माध्यम आ गया तो पुनः बल का मान बदल जाएगा। अब K का मान लिया जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसी एप्सिलॉन को ई मत पढ़ना, इसको एप्सिलॉन परमिटिविटी या विद्युतशीलता कहते हैं। तो अब अगर हम कूलम को नियम के तो इस हिसाब से लेते हैं तो यह सूत्र हो गया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान r। आप यहाँ देखिए F और एप्सिलॉन के बीच में व्युत्क्रम संबंध है, रेसिप्रोकल रिलेशन है, यानी F समानुपाती 1/एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन अगर बढ़ेगा तो F घटे, एप्सिलॉन बढ़ेगा तो F घटे। यानी Q1 Q2 के बीच में अगर ऐसा माध्यम रखें जिसका एप्सिलॉन ज्यादा हो तो उतना ही आवेश है, उतनी ही दूरी है, बल घट जाएगा। जितने ही परावैद्युतांक का, जितनी ही विद्युतशीलता का माध्यम एप्सिलॉन बढ़ता जाएगा, आवेशों के बीच बल भी उसी अनुपात में बढ़ता है। नाम से इसके स्पष्ट है, नाम से तो लग रहा है कि परमिट से बना है ये परमिटिविटी। परमिट मतलब अनुमति, यानी ये बलों को अनुमति देता है, पर ये बलों को अनुमति नहीं देता है। ये विलयन का रोल प्ले करता है। अब देखिए F समानुपाती 1/एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बढ़ने पर बल घटेगा। नाम से तो लग रहा है कि बल को ये परमिट करता है, अनुमति देता है, परंतु ये विलयन का रोल प्ले करता है। जैसे कोई विलयन हो बड़ा खतरनाक, दो के बीच में बल लग रहा है और बीच में तगड़ा विलयन आ गया, राम प्रसाद, नाम बड़ा अच्छा है राम प्रसाद, लेकिन वो काम कर रहा है विलयन का। ऐसे नाम तो इसका बड़ा अच्छा है परमिटिविटी की, परमिट करता है बलों को, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ऊपर देखें F समानुपाती 1/एप्सिलॉन, यानी एप्सिलॉन बढ़ने पर F का मान घटे। होता क्या है, जरा एक और दूसरी संकल्पना पर आते हैं। कोई निकाय विद्युत उदासीन कब होता है? किसी निकाय के विद्युत उदासीन होने में हम सामान्यतः ये समझ लेते हैं कि उस निकाय में जितना पॉजिटिव चार्ज हो उतना ही नेगेटिव चार्ज हो तो विद्युत उदासीन हो गया, परंतु ऐसा नहीं। इसकी दो शर्तें। पहली शर्त, निकाय में जितना धनावेश है उतने धनावेश भी हो, जो भी हम लोगों ने बात की। एक शर्त और, निकाय में जितना कुल धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज, उसका सेंटर जो पड़े, जैसे द्रव्यमान केंद्र होता है ऐसे आवेश केंद्र होता है। द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? जहां पर किसी निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान प्रभावी रूप से कार्य करे। इसी प्रकार आवेश केंद्र क्या होता है? किसी आवेश वितरण का संपूर्ण आवेश जिस बिंदु पर कार्य करे उसको हम आवेश केंद्र कहेंगे। तो उस निकाय में, किसी निकाय में बराबर जितना धन आवेश है उतने ऋण आवेश है। फिर भी जरूरी नहीं कि वो विद्युत उदासीन हो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो। दूसरी शर्त का पालन होना भी जरूरी है। दूसरी शर्त क्या? उस निकाय में जितने धनावेश हैं, धनावेशों का जो केंद्र पड़े
वहीं पर उस निकाय के ऋणावेशों का भी केंद्र पड़ता, तब वो निकाय विद्युत उदासीन होता है। जैसे मान लिया एक निकाय है और उस निकाय में, इस निकाय में जितने धनावेश हैं उतने ही ऋणावेश हैं, जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज। जरूरी नहीं कि ये विद्युत उदासीन हो। अगर प्लस चार्ज का केंद्र यहाँ पर पड़ गया, माइनस चार्ज का केंद्र यहाँ पड़ गया, तो ये विद्युत उदासीन नहीं होगा, भले इसमें बराबर आवेश है धन और ऋण। ये द्विध्रुव बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? द्विध्रुव, डाइपोल। डाइपोल तो कोई निकाय विद्युत उदासीन कब होगा? पहली बात, जितना धनावेश हो उतने उसमें ऋणावेश हो, और दूसरी बात क्या कि उस निकाय के धनावेश जिस बिंदु पर कार्य करते हैं, धनावेशों का केंद्र जिस बिंदु पर है उसी बिंदु पर ऋणावेशों का भी केंद्र होना चाहिए। अब क्या होता है कि कुछ पदार्थ, जैसे ये दो आवेश हैं, इनके बीच में माध्यम है, तो माध्यम होने का मतलब इसमें परमाणु होंगे। परमाणु क्या होंगे? विद्युत उदासीन होंगे। परंतु ये आवेश अपने विद्युत बल के द्वारा करते क्या है कि बीच में जो परमाणु हैं, इन परमाणुओं के धनावेश केंद्र और ऋणावेश केंद्र जो एक ही बिंदु पर पड़ते थे, इन बलों के प्रभाव से धनावेश केंद्र और ऋणावेश केंद्र एक दूसरे के सापेक्ष विस्थापित हो जाते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष विस्थापित हो जाते हैं। फिर ये परमाणु जो अभी तक उदासीन थे, इन आवेशों के प्रभाव से ये उदासीन नहीं रह जाते हैं, यानी बीच के माध्यम के जो परमाणु है वो भी आवेशित हो जाते हैं। तो वो भी जब आवेशित हो जाएंगे तो ये आवेश भी इन आवेशों पर बल लगाएंगे, Q1 Q2 पर। इन जो परमाणुओं में आवेश उत्पन्न हुआ वो भी Q1 और Q2 पर बल लगाएंगे। इससे होगा क्या कि Q1 Q2 के बीच में जो बल था वो बल घट जाएगा। तो परमिटिविटी की परिभाषा इसीलिए हमने लिखी है कि इट परमिट्स इंड्यूस्ड चार्जेस। ये क्या करता है? किसी निकाय की परमिटिविटी अगर ज्यादा है, विद्युतशीलता ज्यादा है, तो वह निकाय अपने बीच के माध्यम में उतने ज्यादा प्रेरित आवेश उत्पन्न कर देगा। ये प्रेरित आवेश है, Q1 और Q2 के प्रेरणा से, बलों की प्रेरणा से धनावेश केंद्र और ऋणावेश केंद्र एक दूसरे के सापेक्ष विस्थापित हो गए, तो उतने ज्यादा प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और जो प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाएगा तो ये प्रेरित आवेश भी Q1 Q2 पर बल लगाएंगे, और इस प्रकार Q1 Q2 के बीच में जो बल लगता था वो अब घट जाएगा इन आवेशों के प्रभाव से। समझ आएगा? तो इस प्रकार परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी बीच के माध्यम की परमिटिविटी वह प्रॉपर्टी है जो परमिट करती है, अनुमति देती है कि उसमें किस हद तक प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाएंगे आवेशों Q1 Q2 के प्रभाव से। तो परमिटिविटी बढ़ने के साथ बल का मान घटता है। ये संकल्पना समझ आ गई? अगर आ गई है तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ आयन। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, चलिए सिंपल करते हैं, सिंपल तरीके से। पहले वाले क्वेश्चन को देखें। फोर्स कितना है? F। मीडियम क्या है? बैकबोन। तो परमिटिविटी कितनी हो जाएगी? एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान d²। सेकेंड सिचुएशन में फोर्स कितना है? F/2। आपकी बार में मीडियम है तो मैंने एप्सिलॉन 0 के बजाय एप्सिलॉन m लिखा। Q1 Q2 अपान d/2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, यानी ऊपर चला जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m होल Q1 Q2 अपान d²। यही तो होगा। अब जरा इनको डिवाइड करते हैं। ये फोर्स था फ्री स्पेस की सिचुएशन और ये फोर्स है मीडियम की सिचुएशन। अब जरा डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा भाई? नाउ F0 अपान Fm डिवाइड करिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान d², 1/4 पाई एप्सिलॉन m 4 Q1 Q2 अपान d²।
दिस इज कैंसिल्ड आउट, Q1 Q2 कैंसिल आउट, d स्क्वायर कैंसिल आउट। हाउ मच इट विल कम? ये आपका आ गया एप्सिलॉन m ऊपर चला जाएगा अपान एप्सिलॉन 0 इंटू 1/4। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू f है और fm की वैल्यू कितनी है? f/2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन m अपान एप्सिलॉन 0 को क्या बोलते हैं? मीडियम की सापेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन r इंटू 1/4। यह कैंसिल हो, इससे एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी आई? बोलिए। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। चलिए एक क्वेश्चन लिखे, थोड़ा सा ये IIT JEE में पूछा गया था क्वेश्चन, इसको लिखते हैं। जो फाउंडेशन कोर्स होता है, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान बहुत बहुत पैसे लेकर के फाउंडेशन कोर्स कराती है 10+2 के साथ, उस लेवल का कंटेंट हम आपको देते हैं, बोर्ड को भी कवर करते जाएंगे और साथ में। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। दो एक समान आवेशित धातु के गोलीय इस आकार के गोलीय आवेशों को धागों से लटकाया गया है, धागों से लटकाया गया है और उनके बीच cos थीटा और उसी दिशा में बॉयंसी फोर्स Fv लग रहा है इज इक्वल टू mg कह सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं T डैश cos थीटा इज इक्वल टू mg माइनस Fv। अब उत्प्लावन बल या फोर्स ऑफ बॉयंसी कितना होता है? हटाए गए द्रव के भार के बराबर, हटाए गए द्रव के भार के बराबर। उत्प्लावन बल कितना होता है? हटाए गए द्रव का भार। कितना द्रव हटाएगा ये बोला? जितना इसका आयतन है, जितना इसका आयतन है। तो कितना कितना उत्प्लावन बल लगेगा? हटाए गए द्रव का भार। अब कितना द्रव हटाएगा? जितना गोले का आयतन है उतना। गोले का आयतन कितना मैंने लिया था? V। तो भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे G। द्रव्यमान कितना हो जाएगा? आयतन गुणे घनत्व गुणे G। अब आयतन तो V ही है, घनत्व इसके पदार्थ का था, मैंने माना था सिग्मा। ये देखिए इधर सिग्मा माना, यहां इसको हम एक मिनट के लिए आगे बढ़ा देते हैं। mg, m क्या है? इसका द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, आयतन v और घनत्व इसका मान लिया है सिग्मा इंटू g। तो सिग्मा तो घनत्व मैंने माना किसका? इस गोले के पदार्थ, और द्रव का घनत्व मैं मान लेता हूं रो, v रो g। तो इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं v रो g रो, सॉरी mg का मान रखो, mg का मान वही रहेगा कौन सा जो पहले था, गोले के लिए है v सिग्मा g, और हटाए गए द्रव का भार कितना? v रो g। अब जरा इन दोनों को हम अगर डिवाइड करें, पहले इसको डिवाइड करें तो t और t कट जाएगा, साइन थीटा अपन cos थीटा हो जाएगा tan थीटा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू f0 अपान v सिग्मा g।
यहां पर चलिए डिवाइड कीजिए इसको और इसको डिवाइड करो, टी डैश कट जाएगा, साइन थीटा अपान cos थीटा tan थीटा, कितना हो गया Fm अपान V सिग्मा जी माइनस V रो जी। बात बन गई। अभी इसमें एंगल मैं इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को डिवाइड करूंगा, tan थीटा कट जाएगा। कुछ स्टूडेंट तो इसमें परेशान हो गए होंगे 60 डिग्री कोण, अब मान लिया यहाँ 82.5 डिग्री कोण दे देता, अब परेशान होते भैया हम tan 82.5 का वैल्यू कहाँ से निकालें। इसलिए सवाल को ठीक से देखना चाहिए कि उसकी वैल्यू हमको यूज करनी भी है कि नहीं। देखो हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं तो tan थीटा कट जाएगा, तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड लिख लिया होगा आप लोगों ने न्यूमेरिकल, नहीं तो बाद में जूम करके लिख लीजिएगा। चलो डिवाइड करो, कितना हुआ tan थीटा इज इक्वल टू, यहां पर आया F0 अपान V सिग्मा जी और यहां पर आया tan थीटा Fm अपान V रो जी माइनस V सिग्मा जी। डिवाइड करो भाई, तो tan थीटा की वैल्यू यहां पर दोनों को बराबर कर दो, तो F0 एक tan थीटा की वैल्यू है F0 अपान V सिग्मा जी, दूसरे tan थीटा की वैल्यू है Fm अपान V सिग्मा जी माइनस V रो जी। यही तो, अब V और रो, V और G कॉमन लेकर के कट जाएंगे, यानी बचा कितना F0 अपान सिग्मा इज इक्वल टू Fm अपान रो माइनस सिग्मा माइनस रो। यही तो, क्यों भाई, ओके ना। अब जरा देखिए सिग्मा का मान कितना दिया है 1.5, किसका गणित, गोले के पदार्थ का सिग्मा का मान 1.5 और द्रव का घनत्व कितना दिया है 0.5। चलो तो ये कितना हो गया आपका F0 अपान 1.5 इज इक्वल टू Fm अपान 1। इससे आपका Fm अपान F0 कितना हो गया 1.5 और Fm अपान F0 क्या हो जाएगा एप्सिलॉन r। यही तो पूछा है, द्रव का घनत्व है, इसको कहीं कहीं के भी कहते हैं, परावैद्युतांक बोल देते हैं, परावैद्युतांक। तो इस प्रकार हम लोगों ने छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी करे, बड़े न्यूमेरिकल्स करे, आईआईटी के क्वेश्चंस लिए, नीट के क्वेश्चंस लिए और कूलम्ब लॉ को 5 लेक्चर में कवर किया है। यानी आप समझ सकते हैं कि हमने पूरी कोशिश करी है कि कोई चीज ना छूटे, बोर्ड के लेवल से लेकर अपर लेवल तक, और कोशिश करी गई है भाषा को आसान ही रखी जाए। अगले हेडिंग में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पर जाएंगे, फील्ड क्षेत्र, इलाका, गुंडे का इलाका, बड़ा गुंडा तो उसका बड़ा इलाका, छोटा गुंडा तो छोटा इलाका, इसी तरह लेमन लैंग्वेज में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और पूरा का पूरा वीडियो देखिए, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट ओके हो और आप फ्यूचर के लिए तैयार हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो माध्यम की, आवेशों के बीच के माध्यम की विद्युतशीलता है एप्सिलॉन, इसका न्यूनतम मान होता है एप्सिलॉन 0 और यह होता है निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए, और इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आपने देखा यहाँ पर कि एप्सिलॉन अगर ज्यादा होगा तो यह कम होगा, तो एप्सिलॉन कम होगा तो यह ज्यादा होगा। यानी दो आवेशों के बीच में Q1 Q2 के बीच में अगर फ्री स्पेस निर्वात है तो उनके बीच में लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह पर एप्सिलॉन 0 कर देंगे, Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, ये अधिकतम हो जाएगा, ये अधिकतम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन का मान न्यूनतम है और एप्सिलॉन का मान न्यूनतम किसके लिए होता है?
एप्सिलॉन का मान न्यूनतम किसके लिए होता है? निर्वात या वायु के लिए। अब एप्सिलॉन का मान न्यूनतम क्यों होगा? इसलिए न्यूनतम होगा क्योंकि Q1 Q2 के बीच में वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, निर्वात है, कोई कण है ही नहीं है, और कण है ही नहीं तो उसमें प्रेरित आवेश पैदा कहां से हो? इसलिए एप्सिलॉन का मान न्यूनतम होता है निर्वात या वायु के लिए, उसका मान होता है एप्सिलॉन 0, और इसीलिए निर्वात के बीच में दो आवेशक हैं तो उनके बीच लगने वाले बल का मान अधिकतम हो जाएगा, और उसको प्रायः हम F0 के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो अब अगर इन दोनों आवेशों के बीच में कोई भी माध्यम रख दें, इन आवेशों के बीच में कोई भी माध्यम रख दें, तो माध्यम रखने पर जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो एप्सिलॉन 0 के मुकाबले में निश्चित तौर पर अधिक हो जाएगी। एप्सिलॉन की वैल्यू मीडियम की एप्सिलॉन निर्वात के एप्सिलॉन से अधिक हो जाएगी। अतः जो मीडियम में आवेशों के मध्य मीडियम है, उस स्थिति में लगने वाला बल निर्वात में जो आवेश रखे थे उसके मुकाबले में लगने वाले बल के मुकाबले में घट जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर? दो आवेश Q1 Q2 है, r दूरी पर है, एक बार उनके बीच निर्वात है तो लगने वाला बल एप्सिलॉन 0 F0, और वही आवेश Q1 Q2 है, उतनी ही दूरी r है, और उनके बीच में मैंने माध्यम रख दिया, लगने वाला बल Fm हो गया। तो Fm और F0 के बीच में क्या रिलेशन हो गया भाई, बताइए? Fm इज इक्वल टू F0 बटे एप्सिलॉन r। अब जरा एक न्यूमेरिकल करते हैं, किया जाए? लिख लिया होगा आपने, अगर नहीं लिख पाए कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिएगा और जूम करके राइट डाउन कर लीजिए। न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल लेते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल, बोर्ड में प्रायः पूछा जाता है। दो आवेश है Q1 Q, एक दूसरे से d डिस्टेंस पर रखे, एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर? d डिस्टेंस पर रखे। अब इनके बीच में जब निर्वात है, वैक्यूम है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F। अब वही दो आवेश है Q1 और Q2, और उतने ही डिस्टेंस d पर एक दूसरे से रखे हुए हैं, और अब की बार इन दोनों चार्जेस के बीच में मैंने एक मीडियम रख दिया। मीडियम क्या रखा? लिक्विड रखा। और जब लिक्विड मीडियम मैंने रखा तो अब इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स हो गया F/4। तो अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन में दिया है, पूछ रहा है कि इस जो लिक्विड रखा है इसकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी, सापेक्ष विद्युतशीलता क्या होगी? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला था, चलिए सिंपल तरीके से कोई फार्मूला नहीं यूज करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं। पहली सिचुएशन में दोनों के बीच में जब वैक्यूम है तो फोर्स कितना लगेगा? F की वैल्यू कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/d²। सेकेंड सिचुएशन में जब दोनों चार्जेस के बीच में आयन रख दिया गया तो अब इसके बीच में फोर्स कितना लगेगा? F/4। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2/d²। जरा इसको डिवाइड करो तो F/4 करोगे तो डिवाइड होने पर कितना आ जाएगा? 4। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई m कटेगा तो 4 पाई कट जाएगा, एप्सिलॉन m ऊपर चला गया और एप्सिलॉन 0 नीचे आ गया। अब एप्सिलॉन m बटे एप्सिलॉन 0 को क्या कहते हैं? एप्सिलॉन r। यानी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी आ गई? लिक्विड की 4 आ गई। चलिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं।
इस पर राइट डाउन करो प्लीज, राइट करो जल्दी जल्दी, क्विक क्विक।